नमस्कार बच्चों। ठीक है बच्चों, तो क्लास 10th का हमने यहाँ पर जो है देख सकते हैं प्रतिबिंब की रेखीय आवर्धन तथा निगमन, दर्पण की पहचान, इन सब चीज़ों को हम लोग आज देखेंगे बच्चों। इसके पहले जो है हम लोग दर्पण क्या होता है, दर्पण के कितने प्रकार हैं, ये सब परावर्तन के नियम, ये सब सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में जो है ये इस पार्ट का अंतिम लेक्चर होगा। इसके बाद सवाल है, इसके बाद अपवर्तन वाला पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है ना बच्चों। तो परावर्तन वाला पार्ट का आज लास्ट बिंदु है ये। आप देख सकते हैं दो हेडिंग बची हुई हैं, प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन क्या होता है और दर्पणों की पहचान क्या है। ठीक है ना। तो ये सवाल है बच्चों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसको मैं लास्ट में बताऊंगा, पहले इन दोनों को बता देता हूँ। ठीक है ना। तो इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है बच्चों। तो आइए देखते हैं हम लोग प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन तथा इसका निगमन। ठीक है ना। प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कैसे निकालेंगे बच्चों, रेखीय आवर्धन होता क्या है। तो रेखीय आवर्धन आप लोग लिख लेंगे कि किसी भी प्रतिबिंब की लंबाई या दर्पण द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को वस्तु की लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब का क्या कहते हैं बच्चों, रेखीय आवर्धन। ठीक है ना। तो रेखीय आवर्धन आप लोग समझ गए। ठीक है ना। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं किसी दर्पण द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना बच्चों। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं, तो यम बराबर क्या हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ लिख लेंगे प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। ठीक है ना बच्चों। इस तरीके से आप देख सकते हैं प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात हो गया। तो अगर प्रतिबिंब की लंबाई को आप ई से आई से प्रदर्शित करें, ठीक है ना, आई से इमेज, ठीक है ना बच्चों, इमेज हो गया, और वस्तु की लंबाई को ओ से प्रदर्शित करें तो इससे ओ से ऑब्जेक्ट होता है बच्चों ना। अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट माने वस्तु, इमेज माने प्रतिबिंब। तो इसके पहले अक्षर को अगर हम लोग तो आई बटे ओ को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन। ठीक है ना। तो आपके पास क्या पता हो गया बच्चों, यम बराबर आई बटे ओ। ठीक है ना। समझ में आई बात। अच्छा, इसके बाद जो है दर्पणों के लिए बच्चों यम बराबर आई बटे ओ बराबर होता है माइनस बी बटे यू। ठीक है ना। तो यही सूत्र, ये कैसे आया अभी आप लिख लीजिए। आप निगमन कर रहे हैं, इसके बाद देख रहे हैं, इसके इसी में ये हेडिंग है निगमन। कैसे आया माइनस बी बटे यू। ठीक है ना। इसकी गणना हम लोग करेंगे। ठीक है ना। तो हमें उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आएगा। किसी भी प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन। अच्छा, यम से प्रदर्शित करते हैं। यम का मतलब मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मतलब आवर्धन होता है अंग्रेजी में मैग्निफिकेशन, हिंदी में आवर्धन। तो यम से है। इसी प्रकार यहाँ इमेज का पहला अक्षर ले लिया गया आई, ऑब्जेक्ट का पहला अक्षर ओ, और इसी प्रकार यहाँ पर मैग्निफिकेशन का पहला अक्षर यम ले लिया गया। ठीक है ना बच्चों। तो इसे यम से क्यों प्रदर्शित करते हैं, ये चीज आपको समझ में आया। और इसे आई से क्यों प्रदर्शित करते हैं, इसे ओ से क्यों लिखते हैं, आई बटे ओ ही क्यों लिखते हैं और कुछ क्यों नहीं लिखते हैं, ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है ना। तो आगे बढ़े बच्चे, इसके निगमन के बारे में, कैसे निगमन हुआ था। तो चलिए देखते हैं इसका निगमन कैसे हुआ, यानी कैसे ये आया। चलिए देखते हैं। तो हम मान लेते हैं कि कोई दर्पण है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से मान लेते हैं, कोई दर्पण है।
ठीक है ना बच्चों, कोई दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है इसकी, ठीक है ना, मान लीजिए कोई मुख्य अक्ष है और ये इसकी मुख्य फोकस है और इसका वक्रता केंद्र है, इसके सामने कोई वस्तु रखी गई है, ठीक है ना बच्चों, इसके सामने कोई वस्तु रखी गई है, तो इस वस्तु के सामने अगर इस दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु रखी गई है तो इसका प्रतिबिंब बनेगा। चलिए, तो यहाँ से इसका नाम रख देते हैं बच्चों ए, इसका नाम रख देते हैं बी। तो मान लो यहाँ से एक किरण गई, ठीक है ना, मुख्य अक्ष के समांतर चली, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें क्या होती है बच्चों, दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती हैं, तो आप जानते हैं मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। तो मान लो ये मुख्य फोकस है, इसके बाद दूसरी किरण मान लो वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, ठीक है ना बच्चों, वक्रता केंद्र से होकर जा रही है इस तरीके से। तो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो बच्चों क्या होगा, ये इसी मार्ग में वापस लौट जाए, जैसे ही यहाँ पहुंचेगी यहाँ तुरंत इसका क्या हो जाएगा, परावर्तन, यानी उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। जबकि ये वाली किरण बच्चों यहाँ से जब पहुंचेगी तो मुख्य फोकस से होकर जाएगी, यहाँ से ऐसे जाती है, ठीक है ना, तो आप जानते हैं। और जहाँ ये दोनों किरणें काटती हैं वहीं से अगर हम लोग लंब खींच दें, ठीक है ना, तो यही इसका क्या होता है, प्रतिबिंब। तो इसका नाम रख देते हैं बच्चों ए डैश बी डैश, क्या रख देते हैं, ए डैश बी डैश, ठीक है ना। अब हमको क्या ज्ञात करना है, रेखीय आवर्धन ज्ञात करना है। चलो बच्चों, रेखीय आवर्धन ज्ञात करने के लिए थोड़ा सा आप देखेंगे कि बिंदु यहाँ इसका दर्पण का ये ध्रुव है पी है, तो पी को हम लोग बी से मिला देते हैं और बी डैश से भी मिला देते हैं, ठीक है ना, चलो मिला देते हैं, ठीक है ना, मिला दिए, ठीक है ना। तो मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, समकोण त्रिभुज, क्या बन जाएगा, समकोण त्रिभुज। इसी प्रकार ये लंब इस पर है, इसको भी मिला देंगे अगर, ठीक है ना, तो ये भी समकोण त्रिभुज बन जाएगा बच्चों। थोड़ा सा ठीक है ना बच्चों, ये है, ठीक है ना, तो ये आपका समकोण त्रिभुज बन जाएगा। अब हम आपको एक उस दिन बताए थे बच्चों कि समरूप त्रिभुज क्या होते हैं या समरूप वस्तुएं क्या होती हैं। समरूप वस्तुएं का मतलब क्या होता है बच्चों, दो ऐसी वस्तुएं जिनके रूप आकार एक जैसे हों, ठीक है ना, क्या हो, एक जैसे हों। जैसे समकोण त्रिभुज में आप देखेंगे लंब इसमें भी है, लंब इसमें भी है, कर्ण इसमें भी है, कर्ण इसमें भी है, आधार इसमें भी है, आधार इसमें भी है। तो दो दो एक जैसी आकृति वाली जो है दो वस्तुएं क्या होती हैं, समरूप होती हैं। जैसे गोला भी हो सकता है आपका, ठीक है ना, ये गोला ये गोला, साइज बराबर हो ना हो इससे मतलब नहीं है बच्चों, लेकिन आकार एक जैसा हो। साइज का मतलब नहीं है कि इसकी जितनी लंबाई है इसका इतना लंबाई इसका हो, साइज से मतलब नहीं है, लेकिन उनका जो है रूप जो है एक जैसा होना चाहिए, तो उसी को बोलते हैं समरूप। सम माने बराबर, रूप माने रूप, आकार, रूप, एक जैसा रूप। तो दो समकोण त्रिभुज बच्चे क्या होते हैं, समरूप। आप जानते हैं समरूपता का सिद्धांत क्या होता है, कक्षा 10 में जो है आपको पढ़ाया जाएगा गणित में। समरूप त्रिभुज जो होते हैं उनमें जो है भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान, ठीक है ना, यही समरूपता का सिद्धांत है। थेल्स प्रमेय पहले था बच्चों, निकाल दिया गया कक्षा 10 में से, नहीं तो पहले समरूपता का सिद्धांत आता था थेल्स प्रमेय नाम से, तो उसमें पढ़ाया जाता था। तो आज केवल आपको उपयोग पढ़ना क्योंकि निकाल दिया गया है। तो क्या होता है, जैसे समकोण त्रिभुज इस तरीके से है दोनों, इसका नाम अगर रख दें पी क्यू आर, इसका नाम रख दें अगर ए बी सी, ठीक है ना बच्चों, इसका नाम ए बी सी रख दें, तो ये लंब है, ये लंब है, ठीक है ना बच्चों। तो इसमें जो है संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। संगत भुजा का मतलब जैसे इस त्रिभुज पी क्यू आर में अगर देखें तो इस त्रिभुज का आधार पी क्यू है और इस त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक है ना। उसी प्रकार यहाँ क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज का लंब भुजा पी आर और इस त्रिभुज का लंब भुजा ए सी, ठीक है ना। इस त्रिभुज का कर्ण क्यू आर और इस त्रिभुज का कर्ण बी सी। समझ में आई बच्चों, इसे बोलते हैं समरूपता का सिद्धांत। क्या एक बार फिर से समझेंगे, समरूपता का सिद्धांत क्या होता है। समरूपता का सिद्धांत का मतलब होता है अगर दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं तो समरूप होने का मतलब क्या है कि उनकी संगत भुजा, संगत का मतलब जैसे आप कक्षा 10 में है तो आप कक्षा 10 वाले के पास जाएंगे, कक्षा 9 में है तो कक्षा 9 वाले के पास जाएंगे, कक्षा 8 में है तो कक्षा 8 में। इसका मतलब अगर इसका ये लंब लेंगे तो इस त्रिभुज में भी इसका लंब लेना पड़ेगा, लंब तो ये है। अगर इसका ये आधार लेते हैं तो इस त्रिभुज का भी आधार लेंगे, अगर इस त्रिभुज का कर्ण लेते हैं तो इस त्रिभुज का भी क्या लेंगे, कर्ण। हमेशा ध्यान रखना, गणित में भी काम आएगा, फिजिक्स में भी, ठीक है ना बच्चों। तो इस त्रिभुज में पी क्यू आर में अगर देखें तो इस त्रिभुज का लंब पी क्यू है, या सॉरी आधार पी क्यू है, तो आधार पी क्यू और इसका संगत क्या हो जाएगा,
देखो बच्चों, इसके संगत ये आधार है ना, यही आधार है ना, और इसका आधार ये है, इसका मतलब पी क्यू इसका आधार है, ए बी इसका आधार है, तो पी क्यू बटे ए बी, देखो पी क्यू बटे ए बी, ठीक है ना। उसी प्रकार अगर यह इसका लंब है तो इसका लंब भी ये क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका लंब देखो पी आर और इसका लंब ए सी लिख दिया गया। उसी प्रकार इसका कर्ण क्यू आर, ये कर्ण है बच्चों, और इसका कर्ण बी सी है, तो क्यू आर बटे बी सी, कर्ण बटे कर्ण। समझ में आ रही है। संगत भुजा यानी कक्षा 9 के वाले के पास की जाएगा, कक्षा 10 वाला लड़का कक्षा 10 वाले लड़के के पास जाएगा। यानी आधार आधार का अनुपात, लंब लंब का अनुपात और कर्ण कर्ण का अनुपात जो है क्या होगा, आपस में बराबर। ये चीज बच्चों आपको समझ में आया, तब आगे चलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर देखें तो हम जानते हैं कि दर्पण से जो वस्तु रखी होती है उस वस्तु की दूरी कहते हैं, और जहाँ प्रतिबिंब बनता है उससे दर्पण के ध्रुव की दूरी क्या होती है, प्रतिबिंब की दूरी होती है। आप जानते हैं वस्तु की दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, यू से। किससे प्रदर्शित करते हैं, यू से। तो वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ देखें चित्र में, तो वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी बच्चों, वस्तु यही है, तो वस्तु की दूरी दर्पण से एपी है, वस्तु की दूरी दर्पण से क्या है, एपी, और एपी बराबर वस्तु की दूरी से यू से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। किससे प्रदर्शित करते हैं, यू से। अच्छा, हमने यहाँ माइनस लिख दिया। इसके पहले वाली वीडियो में आपको बताए थे कि चिन्ह परिपाटी कैसे आप चिन्ह नापेंगे। तो दर्पण से बाईं ओर की दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक, ठीक है ना। क्या होती है बच्चों, ऋणात्मक, ठीक है। दर्पण की दाईं ओर की दूरियां, इधर की दूरियां क्या होती है, धनात्मक, ऊपर की धनात्मक, नीचे की ऋणात्मक, ये सब बता चुके हैं। इसी प्रकार अगर प्रतिबिंब की दूरी देखें तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी बच्चों, प्रतिबिंब की दूरी ये हो जाएगी आपकी, देखिए प्रतिबिंब यहाँ बना है बिंदु ए डैश पे, तो ए डैश पी, तो क्या हो जाएगा, ए डैश पी बराबर माइनस भी। अच्छा, माइनस क्यों लिख दिया गया, क्योंकि दर्पण से इधर की दूरी है, दर्पण से जितनी भी दूरी इधर नापेंगे सब ऋणात्मक होगा, ऊपर नापेंगे धनात्मक, नीचे नापेंगे ऋणात्मक, उधर की दूरियां दर्पण के पीछे और की दूरियां धनात्मक, ठीक है ना बच्चों। ये चीज तो आप तो जानते हैं। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर देखें तो वस्तु की लंबाई क्या हो जाएगा, चित्र से वस्तु की लंबाई क्या हो जाएगा बच्चों, देखो वस्तु यही है ए बी, तो वस्तु की लंबाई ए बी है बच्चों, ठीक है ना। तो वस्तु की लंबाई को अगर ओ से प्रदर्शित करें तो यह धनात्मक होगा, क्योंकि ऊपर की दूरी है। हमने बताया मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी धनात्मक, मुख्य अक्ष के नीचे की ऋणात्मक, दाईं ओर की धनात्मक, नीचे की इधर की बाएं की ऋणात्मक, ठीक है ना बच्चों। इसी प्रकार अगर प्रतिबिंब की लंबाई देखें, प्रतिबिंब की लंबाई देखें तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या है बच्चों, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश को अगर आई से प्रदर्शित करें ये आई हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, ए डैश बी डैश, ये नीचे की दूरी मुख्य अक्ष के नीचे है, अभी हमने आपको बताया मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी ऋणात्मक होती है, तो ए डैश बी डैश का मान क्या हो जाएगा, माइनस आई। बताया बच्चे, ये चीज समझ में आया आपको। अब हमको क्या ज्ञात करना है बच्चों, रेखीय आवर्धन ना, रेखीय आवर्धन ज्ञात करना है। अब यहाँ ध्यान से देखें, त्रिभुज ए बी और पी में, ठीक है ना, त्रिभुज ए बी पी व त्रिभुज ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश पी में, ठीक है ना। ये दोनों त्रिभुज देखिए क्या है, समकोण त्रिभुज है, देखिए समकोण, तो ये भी समकोण है, ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, ये कौन समकोण, ये कौन समकोण। अभी हमने दिखाया आपको कि दो समकोण त्रिभुज एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चे, समरूप होते हैं। तो समरूप होते हैं तो इसका मतलब इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। अभी भुजाओं का अनुपात हमने दिखाया था, तो संगत भुजा इसमें आप देख लीजिए, तो क्या हो जाएगा बच्चों, छोटे त्रिभुज में देखिए तो क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश बटे, इस त्रिभुज का लंब ए हो गया और इस त्रिभुज का लंब ए हो गया, ए बी ना बराबर, ठीक है ना। इस त्रिभुज का आधार ए डैश पी है, इस त्रिभुज का आधार ए डैश पी हो गया, बटे बड़े वाले त्रिभुज का आधार क्या है बच्चों, ए पी है, यहाँ से यहाँ तक ए पी हो गया, ठीक है ना। बस अब इसी का मान रख देना है, ठीक है ना। तो मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए ए डैश बी डैश को क्या लिख सकते हो, माइनस आई बटे ओ, ठीक है ना। ए डैश बी डैश को क्या लिखते हो, माइनस आई, और ए बी को क्या लिखोगे, ओ, ठीक है ना, बराबर, ठीक है ना। ए डैश बी डैश यहाँ पर देखिए माइनस आई है और ए बी का मान क्या है, ओ है, ठीक है ना बच्चों। इसी प्रकार ए डैश पी का मान क्या है, माइनस भी, क्या है, माइनस भी, ठीक है ना, बटे ए पी का मान क्या है बच्चों, देखो
ए डैश पी का मान माइनस बी और ए पी का मान माइनस यू है, तो यहाँ पर रख दो माइनस यू। ठीक है बच्चों, ये चीज़ समझ में आया आपको भी? ठीक है, अब देखिए माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया। अब ये माइनस को उधर ला दोगे तो क्या हो जाएगा, आई बटे ओ बराबर, ये माइनस माइनस कट गया है, इधर बचा आपका भी बटे यू, और ये माइनस इधर जाएगा तो इसको क्या कर देगा, माइनस। ठीक है ना, ये चीज़ समझ में आया आपको? अच्छा, आई बटे ओ को क्या कहते हैं बच्चों? अभी हमने कहा, आपको परिभाषा बताया था, इमेज बटे ऑब्जेक्ट की लंबाई को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन। और रेखीय आवर्धन को किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, यम से। किससे प्रदर्शित करते हैं, यम से। यही लाना था ना? ठीक है, समझ में आया आपको, कैसे आया? ठीक है ना, अगर ना समझ आया तो वीडियो को पीछे करके फिर से देख सकते हो बच्चों। ठीक है ना, तो ये हो गया बच्चों प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन और उसका निगमन कैसे आया। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, दर्पणों की पहचान। क्या करेंगे, दर्पणों की पहचान। ठीक है ना, अब दर्पणों की पहचान कैसे करेंगे बच्चों, चलिए देखते हैं। दर्पण की पहचान, हालांकि दर्पण की पहचान जो है दो प्रकार से की जाती है बच्चों। किसी दर्पण की पहचान जो है दो प्रकार से की जाती है। तो पहला है स्पर्श करके और दूसरा क्या है बच्चों, प्रतिबिंब देख करके। प्रतिबिंब देख करके, ठीक है ना। दर्पणों की पहचान दो प्रकार से किया जाता है, स्पर्श करके और प्रतिबिंब देख करके। तो स्पर्श करके कैसे करेंगे बच्चों, मान लीजिए आपको दर्पण कोई भी दे दिया गया, कैसे आप जो है इसको पहचानेंगे। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं हम लोग स्पर्श करके कैसे पहचानेंगे। जैसे मान लीजिए कि दर्पण आप लोग पढ़े हैं, दो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं और उस तरीके से तीन प्रकार के, समतल, अतल और उत्तल, यही होता है, तीन प्रकार के दर्पण होते हैं। ठीक है ना, अगर कांच की कोई पट्टिका है इस तरीके से समतल है, सभी जगह समतल है, इसको समतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण क्या होता है बच्चों, बीच में क्या होता है, दबा होता है और उभरे हुए भाग पर कलई होती है। यही होता है, ठीक है। और उत्तल दर्पण क्या होता है बच्चों, ये होता है, इसका उभरे हुए तल से परावर्तन की क्रिया होती है और दबे हुए तल पे कलई होता है। ठीक है ना, ये उत्तल दर्पण होता है। आप ध्यान से समझेंगे तो इसको हम लोग स्पर्श करके कैसे पहचानेंगे। स्पर्श करने का मतलब ये है कि अब हाथ से टच तो करेंगे नहीं, ठीक है ना, टच नहीं करेंगे। यहाँ पर जो है हम लोग एक लकड़ी का या फिर किसी भी चीज़ का एक पैमाना ले लेंगे। ठीक है ना, एक पैमाना ले लेंगे, मान लो कि यही मेरा पैमाना है, ये मीटर स्केल या फिर जो भी है कोई स्केल ले लेंगे, या कोई भी पैमाना लकड़ी का भी बना सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, इस पर रखेंगे। क्या करेंगे, कोई भी दर्पण है उस पर आग पर रखेंगे। तो मान लो कि आपने इस ये आपको पता नहीं कि कौन सा दर्पण है, ठीक है ना, इन तीनों में से कोई पता नहीं है आपको, तो आप क्या करेंगे, इसको इस पे रखेंगे। इस स्केल को जैसे ही आप इस पे रखेंगे, देखिए इसे रख रहे हैं, ये हमारा स्केल है मान लो, ठीक है। इस पे जैसे जब आप रखेंगे ऐसे, तो इसके सभी भाग इस पर टच करेंगे। क्या करेंगे, इसके सभी भाग टच करेंगे। अगर सभी भाग टच करते हैं तो आप जान जाएंगे कि यह दर्पण कौन सा है, समतल दर्पण है। क्या है, समतल दर्पण। ठीक है ना, घर में जो आप शीशा देखते हैं वो क्या होता है, समतल दर्पण होता है, क्योंकि आप उस पर सभी जगह टच करेंगे। सभी आप कोई भी एक सीधी जो है स्केल रख लेना, तो सभी जगह उस स्केल पर टच करेगा। ठीक है ना, लेकिन इस पर अगर उसी पैमाने को आप रखेंगे, इस पर रखेंगे बच्चों, तो आप देखेंगे ऐसे रखेंगे तो किनारे किनारे पर क्या होगा, टच करेगा और बीच में खाली रह जाएगा। ठीक है ना, क्या होगा, किनारे किनारे देखो, यही जैसे स्केल है तो मैं ऐसे रख रहा हूँ, इस पे रखूंगा तो ये वाला भाग देखो, ये वाला भाग छू रहा है और ये छू रहा है, और बीच में क्या हो रहा है, खाली हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, खाली हो जा रहा है बच्चों। ठीक है ना, यहाँ देखिए ध्यान से, तो क्या हो जा रहा है, बीच में खाली हो जा रहा है इधर। ठीक है ना, तो बीच में अगर खाली हो जा रहा है, किनारे किनारे पर अगर केवल स्पर्श कर रहा है हमारे स्केल को, तो उसको क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। ठीक है ना, इसी प्रकार उत्तल दर्पण में आप देखेंगे, यहाँ जब रखेंगे तो बीच में टच करेगा, लेकिन किनारों किनारों पर क्या हो जाएगा, खाली। देखिए ध्यान से, यहाँ पर रखेंगे इस तरीके से, जैसे ही रखते हैं तो क्या हो जाता है, ठीक है ना, यहाँ जैसे रखेंगे बच्चों, ऐसे रखेंगे तो आप देख रहे हैं कि इधर वाला भाग खाली रह जा रहा है, बीच में कहीं कहीं जो है टच कर रहा है।
अगर बीच में टच कर रहा है, किनारों किनारों पर खाली हो जा रहा है तो उसको कहेंगे उत्तल दर्पण, और किनारों किनारों पर टच कर रहा है बच्चों तो उसको क्या कहेंगे अवतल दर्पण, और सभी जगह अगर टच कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे समतल दर्पण। तो प्रतिबिंब स्पर्श करके कैसे पहचानेंगे ये समझ में आया, ठीक है ना। तो अगला विधि है प्रतिबिंब देख करके, ठीक है ना बच्चों। अब जैसे कुछ दर्पण ऐसे भी हैं जो ऊपर लगे हुए हैं, अब ऊपर लगे हैं तो उसको टच करने जाएंगे तब कैसे पहचानेंगे, या आपसे दूर है आप उसको टच नहीं कर पा रहे हैं, टच करने में समर्थ नहीं है, तो क्या होगा उसमें प्रतिबिंब देख करके। तो प्रतिबिंब देख के कैसे बनाएंगे बच्चों, जैसे मान लीजिए अब ये समतल दर्पण है तो हम इसके सामने कोई वस्तु लाएंगे, यहाँ पर लाएंगे फिर इससे दूर ले जाएंगे, ठीक है ना, विभिन्न स्थितियों में वस्तु को रखेंगे और देखेंगे उसमें बना हुआ प्रतिबिंब। अगर इस दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है ना, वस्तु के बराबर लंबाई का बन रहा है, जैसे यहाँ पर रख रहे हैं तो इतनी लंबाई का बन, यहाँ रख रहे हैं तो इतनी लंबाई का बन रहा है, ठीक है ना। यानी ये अगर यहाँ से यहाँ तक कोई वस्तु है, इतनी दूर पर रखें तो यहाँ इतनी बड़ी वस्तु है, इतना बड़ा अगर प्रतिबिंब बन रहा है, यही वस्तु को यहाँ लाएंगे तो थोड़ा और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, इतना हो जाएगा। इसी वस्तु को और लाएंगे इधर नजदीक तो और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। यानी आप देख रहे हैं कि जितनी बड़ी वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब अगर बन रहा है तो वह दर्पण कौन सा होगा, समतल दर्पण होगा। क्या होगा, समतल दर्पण, ठीक है ना बच्चों। इसी प्रकार इसके सामने अवतल दर्पण के सामने आप लाएंगे जब, ठीक है, तो अवतल दर्पण से बनने वाले सभी प्रतिबिंब का नियम हम आपको समझाए हैं, ठीक है ना। इस तरीके से ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। तो जैसे जैसे हम प्रतिबिंब को इसके दर्पण के नजदीक लाते हैं तो प्रतिबिंब जो है दूर बनता जाता है। समझ में आ रही बात कि नहीं, प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, बढ़ती जाती है, और प्रतिबिंब की लंबाई भी क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ती जाती है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ बनेगा प्रतिबिंब, यहाँ पर रखेंगे तो बराबर बनता है, और नजदीक लाएंगे और दूर बनेगा, और नजदीक लाएंगे तो और दूर, और यहाँ ला देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ बनने लगता है बच्चों, ठीक है ना। तो इसका मतलब यह है कि विभिन्न दूरियों पर वस्तु को रख करके हम देखेंगे उसका प्रतिबिंब, अगर वह उल्टा बन रहा है और दूरी पर बन रहा है, बड़ा बन रहा है, तो अवतल दर्पण या दर्पण के एकदम करीब ला देंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनने लगेगा और बड़ा बनने लगेगा, तो क्या हो जाएगा अवतल दर्पण, ठीक है ना। और उत्तल दर्पण में आप कहीं पर भी रखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा, आभासी और छोटा बनेगा, ठीक है ना। तो आप रख करके देख लेंगे, तो इस तरीके से आप प्रतिबिंब देख करके भी उत्तल दर्पण में या अवतल दर्पण में या समतल दर्पण में या कोई भी दर्पण हो आप पहचान लेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो हमें उम्मीद है कि आपको दर्पण की पहचान समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अगर कोई दिक्कत होती है तो वीडियो पीछे करके जरूर देखें, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर हमने 3 सवाल लिखे थे, चलिए उसको जो है सवाल भी लगा देते हैं। इसके बाद लास्ट में मैं आपसे सवाल पूछूंगा बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर लिख कर बताएंगे, ठीक है ना। तो क्या सवाल था, चलिए देखते हैं। सवाल था 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ज्ञात कीजिए। यानी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। आपने शुरू शुरू में बच्चों हम सवाल लिखे थे, आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट लिए होंगे। तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे, और सॉरी क्या कर रहा है, फोकस दूरी के उत्तल दर्पण, अच्छा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है बच्चों, ठीक है ना, धनात्मक मानी जाती है। धनात्मक मानी क्या होती है, देखिए उत्तल दर्पण यही होता है, ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है तो ये दर्पण का ध्रुव है और मुख्य अक्ष ये है, तो फोकस तो यही होगा, इधर तो होता नहीं उत्तल दर्पण का फोकस। और आप जानते हैं कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के उस पार की दूरी सभी धनात्मक होती है, या दर्पण के ध्रुव से दाएं ओर की दूरियां धनात्मक होती है, इसका मतलब फोकस दूरी क्या हो जाएगी, धनात्मक, ठीक है ना बच्चों। इसके बाद कह रहा है कि उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित, यानी वस्तु जो है इससे 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। अब वस्तु तो हमेशा दर्पण के सामने बाईं ओर रखी जाएगी, तो प्रतिबिंब का आवर्धन बताइए। आपसे पूछ रहा है प्रतिबिंब का आवर्धन बताइए। तो आवर्धन बताने के लिए हमको क्या चाहिए बच्चों, हम बताए थे आपको आवर्धन बराबर क्या होता है, आई बटे ओ बराबर माइनस वी बटे यू, यही होता है। इसका मतलब अगर हमको भी पता हो जाए तो यू पता है या पता है, ठीक है, तो निकाल लेंगे। तो आपको याद आ रहा होगा आज के पहले वाले वीडियो में हम आपको बताए थे यू भी एफ में संबंध, तो क्या होता है 1 बटे भी प्लस 1 बटे यू बराबर 1 बटे एफ, इसी मिला के रख दीजिए। 1 बटे भी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 1 बटे एफ माइनस 1 बटे यू, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा,
अब इसी में रखिए एफ का मान दिया है आपके पास 1/15 सेंटीमीटर माइनस 1/u का मान कितना दिया है बच्चों -20 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब इसको हल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 20 और 15 का लसा लेंगे बच्चों 60 आ जाएगा। ठीक है ना। 15 चौका 60, 4 एका 4, यहाँ 20 से भाग देंगे 3 बार जाएगा, यहाँ हो जाएगा -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 7/60। क्या हो जाएगा बच्चों 7/60। ठीक है ना। तो प्रतिबिंब क्या आ गया 1/v बराबर आ गया 7/60, यही ना। तो v का मान कितना आ जाएगा बच्चों 60/60, क्योंकि v चाहिए तो 1/v है, तो उल्टा करेंगे तो इधर का भी उल्टा हो जाएगा। v का मान कितना आ गया +60/60। इसका मतलब जो है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, और आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण में हमेशा दर्पण के पीछे ही बनता है प्रतिबिंब। ठीक है ना। तो प्रतिबिंब भी जो है इतना पीछे बन गया। अब ये हो गया भी। ठीक है ना। अब रेखीय आवर्धन आपको ज्ञात करना है। रेखीय आवर्धन का फार्मूला I/O बराबर -V/U होता है, तो इसी में रख दो बच्चों। तो क्या हो जाएगा I/O बराबर यहाँ पर, या फिर डायरेक्ट आप m बराबर लिख सकते हो क्योंकि ये इसके बराबर है वैसे, तो m बराबर क्या हो जाएगा -V/U। ठीक है ना। तो -v, तो v का मान कितना है 60/60। ठीक है ना। ये माइनस बटे u का मान कितना है बच्चों, u का मान -20 है, तो -20। अब यहाँ देखेंगे तो माइनस से माइनस कट गया, तो क्या आ गया आपके पास 60/7 × 20। ठीक है ना। अब ये भाग में है तो ठीक है ना बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 20×3 = 60, तो कितना आ गया 3/7। कितना आ गया 3/7। ठीक है ना। इसका मतलब ये बच्चों समझ में आया आपको, प्रतिबिंब की लंबाई जो है वस्तु की लंबाई से ज्यादा है, क्योंकि I/O का मान 3/7 आ गया, नहीं माफ कीजिएगा, I/O दिया है 3/7। इसका ये रेखीय आवर्धन, हमसे रेखीय आवर्धन पूछ रहा था, तो कितना आ गया 3/7। ठीक है बच्चों, समझ में आया नहीं। यानी वस्तु बड़ी है, उसका प्रतिबिंब छोटा है, उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए माफ कीजिएगा। तो ये I/O का मान है ना, O/I नहीं है। तो यहाँ पर देखिए I/I 3 है और O कितना है 7, यानी वस्तु बड़ी है और प्रतिबिंब छोटा है। और आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है, ठीक है ना, और आभासी बनता है। ठीक है ना। तो ये सवाल आपको समझ में आया होगा बच्चों, 3/7 यही इसका आंसर होगा। अब भाग देना चाहते हैं तो भाग देकर देख लीजिए, ये आ जाएगा 0.7 × 2 = 30, इसके बाद 7 दूनी 14, 26, 7 8 56, तो लगभग इतना आ जाएगा 0.428 सेंटीमीटर। सॉरी माफ कीजिएगा, मात्रक इसका नहीं होता, आवर्धन का मात्रक नहीं होता, क्योंकि ये ही लंबाई होती है, ये भी लंबाई होती है, तो कट जाएगा मीटर से मीटर। ठीक है ना। तो ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि कोई 4 सेंटीमीटर साइज का वस्तु है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से। अब अवतल दर्पण है बच्चों, तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी इधर होती है। आप जानते हैं फोकस दूरी अवतल दर्पण में किधर होती है, बाईं ओर होती है। दर्पण की बाईं ओर, तो बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक होती हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा फोकस दूरी ऋण है। ठीक है ना। और वस्तु की दूरी कितना दिया है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, यानी वस्तु की दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर, और उसकी लंबाई दिया है, वस्तु की लंबाई 4 सेंटीमीटर दिया है। तो वस्तु की लंबाई 4 सेंटीमीटर दिया है बच्चों, वस्तु की लंबाई को O से प्रदर्शित करते हैं, वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। अब वस्तु तो हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रहती है, इसलिए धनात्मक मान लिया गया है। और तो क्या कह रहा है, दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए प्रतिबिंब प्राप्त हो जाए, और प्रतिबिंब की प्रकृति साइज बताइए। इसका मतलब हमको बच्चों क्या ज्ञात करना है, v का मान ज्ञात करना है और I का मान ज्ञात करना है, यही ज्ञात करना है ना। तो चलो इसी फार्मूले में रख देते हैं बच्चों, v का मान ज्ञात करने के लिए। तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा 1/v - 1/u। ठीक है ना। देखें ध्यान से, ये आ जाएगा 1/v बराबर 1/f का मान 15 सेंटीमीटर है माइनस, और 1/u का मान -25 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा 1/-15, माइनस माइनस ये बच्चों प्लस हो जाएगा 1/25। 25 और 15 का लसा लेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 25 × 75, 75 आ जाएगा। 15 का भाग देंगे 5, यहाँ -5 आ गया, प्लस 25 से 3 भाग जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 में 3 के 2/75। तो आपके पास 1/v का मान कितना आ गया बच्चों, 1/v का मान
-2/75, ठीक है ना। तो v का मान चाहिए तो आपको 1/v से उल्टा करना पड़ेगा ये, तो क्या हो जाएगा यहाँ से v का मान बच्चों आ जाएगा -75/2, 75/2 करोगे 37.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 37.5, ठीक है ना बच्चों। तो v का मान आपको पता हो गया, ठीक है ना। तो v का मान कितना आ गया 37.5 सेंटीमीटर। क्योंकि ये ऋणात्मक v का मान आया है, इसका मतलब ये मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, यानी उल्टा बन रहा है प्रतिबिंब। और वस्तु की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। और वस्तु की दूरी 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर से भी और दूरी पर बन रहा है, क्योंकि 37.5 दिया है। वस्तु तो 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है ना। यही देखिए बच्चों, ये वस्तु की दूरी है, ये वस्तु की दूरी है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक 25 सेंटीमीटर दिया है, तो प्रतिबिंब तो आपका यहाँ बन रहा है ना 37.5 पे, तो 37.5 तो इधर आ जाएगा ना। समझ में आई बात नहीं, यानी वस्तु दूरी पर बन रहा है, वस्तु से अधिक दूरी पर बन रहा है, ठीक है ना। अब आपको क्या कह रहा है कि इसकी साइज बता दीजिए। तो साइज बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, m बराबर I/O बराबर v/-v/u, यही रखना है। तो आपको O का मान दिया है बच्चों, O का मान कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ बटे 4 रखिए। माइनस v का मान अभी आपने निकाल दिया, कितना आया है -75/2 या 37.5, ठीक है, बटे u का मान कितना है -25 सेंटीमीटर, तो यहाँ रखेंगे -25। अब देखेंगे ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो क्या बचा आपके पास -75/2, और नीचे क्या बचा है 25, ठीक है ना। अब 25 से भाग दोगे तो 25 तियाँ 75, तो क्या आ गया -3/2। क्या बन गया -3/2। माइनस में आने का मतलब क्या है बच्चों, ये उल्टा बन रहा है, नीचे बन रहा है, इसीलिए माइनस में। तो वस्तु प्रतिबिंब की लंबाई कितनी आ जाएगी 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना बच्चों। तो जब उत्तर आप लिखेंगे तो यहाँ माइनस मत लिखिए, क्योंकि लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं होती है, लंबाई हमेशा धनात्मक होती है, दूरी धनात्मक होती है, ठीक है ना। तो दूरी हमेशा धनात्मक के रूप में, तो उत्तर के रूप में आप लिखेंगे 1.5 सेंटीमीटर, भले यहाँ पर आया है माइनस, ठीक है ना। समझ में आई बात कि नहीं। तो हमें उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कहाँ बन रहा है, कितनी दूरी पर बन रहा है, कितनी लंबाई का बन रहा है ना। चलिए तीसरा और लास्ट सवाल देखते हैं। तीसरा और लास्ट सवाल देखते हैं बच्चों। तीसरा सवाल क्या था, कह रहा है किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग में होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है ना बच्चों। 3 सेंटीमीटर है कि मीटर है, 3 मीटर है, माफ कीजिएगा 3 मीटर दिया है, 3 मीटर दिया है। तो उत्तल दर्पण आप जानते हैं बच्चों, उत्तल दर्पण की चाहे फोकस हो चाहे त्रिज्या हो, सब धनात्मक होती है, क्योंकि दर्पण के उस पार होती है। ये उत्तल दर्पण हो गया ना बच्चों। उभरे हुए तल से परावर्तन होगा तब इधर इसकी फोकस होती, इधर जो है इसका वक्रता केंद्र होता है, ये मुख्य अक्ष है। तो उधर की दूरियां तो सब धनात्मक मानी जाती है, इसीलिए r बराबर 3 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं कि फोकस दूरी त्रिज्या जो है फोकस दूरी का 2 गुना होता है, तो इसका मतलब यह बराबर क्या हो जाएगा r/2, यानी 3/2। 3/2 का मतलब 1.5 सेंटीमीटर। अच्छा सेंटीमीटर में नहीं है, मीटर में है। ये कितने दिया है मीटर में, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ भी आप मीटर में लिख दीजिएगा ना। इसके बाद क्या करा है, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग में होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है, यदि एक बस इस दर्पण में 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। यानी बस की दूरी जो है वो 5 मीटर की दूरी पर है। तो बस की दूरी 5 में, बस तो हमेशा दर्पण के सामने होगी, इधर इधर की दूरी ऋणात्मक होती है बच्चों, तो 5 मीटर की दूरी पर है। तो कह रहे हैं प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज बताइए, ठीक है ना। तो उसमें भी वही चीज करना है बच्चों। तो आप जानते हैं फार्मूला जो है, आपको भी ज्ञात करना है और आई का मान ज्ञात करना है, ओ ज्ञात करना है, ठीक है ना, ओ ज्ञात करना है, यही चीज है, यही कह रहा है। तो चलिए निकाल लेते हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से, यही फार्मूला होता है। f का मान आपको पता है बच्चों, कितना है 3/2 का मतलब 1.5 ना। यहाँ पर लिख देते हैं 3/2, और ऊपर जाएगा यहाँ हो जाएगा v का मान ज्ञात करना है। एक u का मान आपको पता है 5 मीटर ना, -5 दिया है। अच्छा 2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 2/3 बराबर 1/v माइनस 1/5, यही ना। अब भी चाहिए आपको तो 1/5 को इधर ला दो, जिसको चाहिए उसको एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ। 1/v को उधर रहने दो, या फिर 2/3 यहाँ इधर आएगा बच्चों, तो ये प्लस बन जाएगा 1/5 बराबर 1/v, यही होगा, बताएं यही होगा।
अब आपको 1/v का मान चाहिए। 1/v बराबर, इसको हल जब करेंगे बच्चों, यह आया है आपके पास 2/3 प्लस 1/5। इसको जब हल करेंगे तो 5 और 3 का लस लेंगे तो कितना हो जाएगा 15। 3 से भाग देंगे 5, 5 दूनी 10, 3 5 15, 5 का गुणा 2 में 10, 5 से भाग देंगे 3, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3। ठीक है ना। तो कितना आ गया बच्चों 13/15। तो 1/v का मान 13/15 आया है। तो आपको भी चाहिए तो उल्टा करना पड़ेगा, यानी 15/13। बताएं आपको समझ में आया। यानी प्रतिबिंब जो है धनात्मक आ रहा है। प्रतिबिंब धनात्मक आने का मतलब क्या है बच्चों, यह जो है दर्पण के उस पार बन रहा है तभी धनात्मक आ रहा है। ठीक है ना। धनात्मक आने का मतलब प्रतिबिंब जो है सीधा बन रहा है और दर्पण के उस पार बन रहा है। तो ये आ गया इसकी प्रकृति। और साइज आपको बताना होगा, तो आवर्धन निकाल दीजिए। क्या होता है -v/o, सॉरी -v/u बराबर I/o, यही नहीं होता है। तो v का मान आपके पास पता है -15/13 आ गया। और पूरे के बटे कितना आ गया बच्चों, ये पूरे के बटे u का मान कितना है -5 मीटर, बराबर यहाँ कितना आ गया, I का मान आपको पता करना है और o का मान भी आपको नहीं पता है। तो I/o का मान आपको पता हो जाएगा। अभी देखिए इसको हल कर लेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस से माइनस कट गया तो बचेगा 5/13 और ये भाग में गुणे में हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 5 3 15। यानी I/o का अनुपात कितना आ गया बच्चों आपके पास, ये आ गया आपका 3/13 आ गया। 3/13 कितना आ गया 3/13। यानी अगर इससे तुलना करें, इसकी तुलना करें तो I का मान 3 आ गया, O का मान 13। यानी ऑब्जेक्ट जो है 13 मीटर लंबा है और उसका प्रतिबिंब कितना है 3 मीटर लंबा है। ठीक है ना। समझ में आ गई बात। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आएगा बच्चों। ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो आगे जो है आपसे मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूँ बच्चों, उसको आप लिख लीजिए और कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। चलिए 2 सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। सवाल आप नोट कर लेंगे। ये आपसे पूछा जा रहा है बच्चों, आप लोग इसको लगा के बताइएगा। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी हो 32 सेंटीमीटर। कितनी बच्चों प्लस 32 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। ये एक सवाल हो गया। क्वेश्चन दूसरा नोट करेंगे। बच्चे दूसरा क्या करा है, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर रखे किसी बिंब का। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि 2 सवाल हमने लिखे हुए हैं। अब ये सवाल आप बताइएगा, कोई उत्तल दर्पण अपने सामने रखे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अपने का 3 गुना जो है रखे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु जो है, यहाँ पर लिख लीजिएगा, कोई वस्तु अपने का 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है तो प्रतिबिंब की दूरी बताइए। ठीक है ना। तो दर्पण से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनता है वही चीज आपको बताना है। यहाँ पर आपको वक्रता त्रिज्या दिया गया है, फोकस दूरी ज्ञात करना है बच्चों। तो बहुत सरल सवाल है, देखते हैं कितने लोग आप लोगों में से बताते हैं इस सवाल का जवाब। ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिख के भेजिएगा। ठीक है ना। आगे अगले दिन मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।